जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत के अंतर्गत अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 2 का नाम है नए राजा और राज्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हम सभी ने अपनी पिछली क्लासेस में अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर किया था। तो आशा करता हूं कि आपने उस पाठ को अच्छे से देखा होगा, आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो बच्चों, आप सभी को पहले पेन और कॉपी लेके बैठना है और चीज़ों को नोट करना है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें दे रखा है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, यहाँ फिर रिक्त स्थान था, तो यहाँ पे हम लोग रिक्त स्थान में भरेंगे बच्चा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दूसरा है पाल वंश, यहाँ पे रिक्त स्थान धर्म के अनुयायी थे, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे रिक्त स्थान में बौद्ध। जो पाल वंश थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तीसरा प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक था, तो जो चोल वंश का संस्थापक था वो विजयालय था। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। चौथा प्रश्न दे रखा है, राजा महेंद्रपाल के शिलालेख झारखंड के जिले से प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चतरा, कि झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी। यहाँ पे और डिटेल में जानना चाहूँ तो चतरा जिले के भी इटखोरी से प्राप्त हुई है। पांचवा प्रश्न है, चोल काल में मंदिरों का निर्माण शैली में किया गया था, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हम लोग बढ़ेंगे द्राविड़ स्थापत्य शैली। द्राविड़ स्थापत्य शैली में चोल काल के मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो आशा करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में 5 प्रश्न दे रखे हैं और दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे बच्चा, 7वीं शताब्दी में भारत में 3 नए राजवंशों ने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली थी। यह राजवंश दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। ये तीनों कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर लड़ते रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों था? तो इन तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए था। और वे तीनों कौन कौन थे? पहला तो लिखोगे दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल और पश्चिम व मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दे रखा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की। तो लिखेंगे इसका उत्तर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा 783 से 820 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बौद्ध शिक्षा का यह एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, आपने इसे नोट किया होगा। बच्चों, आप लोग जितने भी भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। यह आप ही का परिवार है। इसे जितना बढ़ाओगे हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी कि आपके इतने परिवार में सदस्य हैं। ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। टारगेट है 100 लाइक। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी से 100 लाइक को कंप्लीट करते हो। तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है बच्चा, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, राष्ट्रकूट चालुक्य के सामंत थे। ठीक है। सामंत क्या होता है, यह अगला प्रश्न आप लोगों के है। ठीक है। तो सामंत थे, परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसने मान्यखेद को अपनी राजधानी बनाया। उसने महाराजाधिराज परमेश्वर भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। कैलाशनाथ मंदिर
एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। यहाँ पे जो दे रखा है बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे मंदिरों के नाम लिखे रखे हैं, जैसे कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आता है वैकल्पिक रूप से कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इन सभी मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट ने ही करवाया था। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो चौथा प्रश्न, सामंत किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चा राजा, बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करते थे। उन्हें सामंत कहा जाता था। यह सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करते थे या जनता से कर वसूलते थे। इनके पास छोटी सेना भी होती थी जिससे वे राजा को युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करते थे। ये आपको लिख लेना है बच्चा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न में। तो पांचवा प्रश्न दे रखा है, दूसरा का ही पांचवा है, ये ध्यान रखना है। चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी? तो लिखेंगे चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को वरीयम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेख में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये थे उर, सभा और नगरम। उर गांव वालों की एक सभा परिषद होती थी। सभा या महासभा गांवों के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्र के प्रबंध कार्य के लिए हुआ है। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। तो ये आप लोग नोट कर लेना, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या तीसरा करते हैं। तीसरा का पहला दे रखा है, चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। इस युग में मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे से बनी नटराज की मूर्तियां हैं। भित्ति चित्र कला के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकारी से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई थी। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग लिख लोगे। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, पाल वंश बिहार, बंगाल बिहार तक ही क्यों सीमित रह गए थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, ओडिशा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, कितने वर्षों तक? 400 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने। और यहाँ पे दे रखा है कि पाल वंश शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वे अहिंसा की नीति को अपनाते थे। उन्हें पंच धर्म में पढ़ाया जाता है कि असत्य बोलना, पंचक सिद्धांत है ना कि झूठ नहीं बोलना, अहिंसा। तो इन्हीं कारणों से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। बंगाल बिहार तक ही वे सीमित रह गए थे। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने प्रश्न उत्तर नोट किए होंगे। इसमें से आप कुछ अपने से भी उत्तर जोड़ना चाहो तो उस उत्तर को कमेंट में कर देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।
अगले वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।